जी का। और मैं जगदीश जी अच्छा हो गया, हमने खुद ही पहन लिया भाई। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है, घोषणा पत्र और संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया है। तो मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी से कहूँगा कि उस संकल्प पत्र के बारे में प्रेस वार्ता आप करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आज इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्रद्धेय जसवंत सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिले के आमंत्रण पर आए सभी पत्रकार और छायाकार मित्रों, मैं आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मित्रों, 2004 से लेकर के 14 तक इस 10 साल के कालखंड में देश में जिस तरह की परिस्थितियां थी, भारत आज़ादी के 6 दशक से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी बुनियादी आवश्यकताओं के संघर्ष से जूझ रहा था। भारत का आम आवाम छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत था या सरकार के सहयोग का वर्षों से इंतजार कर रहा था। उस कालखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोला, देश की सीमाएं कमजोर हुई, देश की आंतरिक सुरक्षा को भी जबरदस्त धक्का लगा। उस परिस्थिति में देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक आशा की किरण के रूप में देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में मान करके विश्वास व्यक्त किया और आज़ादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। पिछले 10 साल में जनता के आशीर्वाद से ऊर्जा लेकर के अपने हर पल को लोक कल्याण के लिए अर्पित करते हुए देश की सरकार ने जहां एक तरफ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम सफलतापूर्वक किया, वहीं दूसरी तरफ देश के सीमाओं को सुरक्षित करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और आतंकवाद को हम देश की धरती पर और देश के विरुद्ध चलने वाली हर गतिविधि को देश के बाहर से भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह संदेश देने का साहस किया। भारत की अर्थव्यवस्था जो 2014 में फ्रजाइल 5 में जा पहुंची थी, सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक ऐसी चिन्हित की गई थी। उस अर्थव्यवस्था को आज कड़े और बड़े फैसले लेकर के फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आज टॉप 5 इकोनॉमीज में पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है और इस बड़े बदलाव का लाभ समाज के गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग को मिला है। देश की अर्थव्यवस्था के इस तरह से प्रगति करने के चलते हुए जहां एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए योजनाओं को धरातल पर बिना किसी अभाव की चिंता, धन के अभाव की चिंता के उतारने में सफलता प्राप्त हुई है, वहीं दूसरी तरफ देश को विकसित बनाने के दृष्टिकोण से आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर धरातल पर क्रिएट करने में सफलता प्राप्त हुई है। 10 वर्ष में माननीय मोदी जी की सरकार ने जो प्रयास किए और नए गवर्निंग फार्मूला है कि जो कुछ भी करेंगे, जिस किसी भी योजना पर काम करेंगे, वो 100% पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, यानी 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को लेकर के करेंगे। उसका लाभ ये हुआ कि आज देश में 25 करोड़ लोग इस 10 साल के कालखंड में गरीबी की रेखा से बाहर निकलकर और सम्मान के साथ मध्यम वर्ग में जीने का लाभ प्राप्त कर सके हैं। मित्रों, बुनियादी जरूरतों से जूझने वाले ऐसे गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनके जीवन स्तर को बेहतर करते हुए माननीय मोदी जी ने गरीबी के विरुद्ध जो भारत की लड़ाई है, उस लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की है। आज एक ऐसे दौर में हम सब पहुंच गए
जब भारत का सामान्य जन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें तो हम अपने देश को विकसित बना सकते हैं। इस विश्वास से लबरेज है असीम ऊर्जा से भरा हुआ भारत आज आधुनिक देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। घर में शौचालय की कमी से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर को देश के हर गांव तक पहुंचाना और धरातल पर तकनीकी के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ करके भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने से लेकर सैटेलाइट लॉन्चिंग में विश्व का अग्रणी देश बनाने के दिशा में भी भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले 10 साल में हुए इन आर्थिक सामाजिक बदलावों के चलते हुए हमारे देश की महिलाओं को लाभ हुआ है, किसानों को लाभ हुआ है, मछुआरों को लाभ हुआ है, छोटे छोटे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले वेंडर्स को लाभ हुआ है, छोटे कारोबारियों को लाभ हुआ है। जैम ट्रीटी और जैम ट्रिनिटी 3 जो है इस त्रिस्तरीय प्रयास के चलते हुए देश का एमएसएमई सेक्टर बड़े स्तर पर लाभान्वित हुआ है। इस ट्रिनिटी के कारण से जनधन आधार और मोबाइल इस ट्रिनिटी के चलते हुए आज बिना किसी बिचौलिए के देश के छोटे उद्यमी को लाभ मिलने लगा है। आज देश का अन्नदाता जो देश की प्रगति की और देश के को भोजन उपलब्ध कराने की धुरी है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक तरफ जहां एमएसपी में निरंतर वृद्धि करते हुए 1.5 गुना लागत का मूल्य प्रदान करने में सरकार ने स्थिरता लाई है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को वैश्विक तुलना में रशिया और यूक्रेन के बाद उपजी हुई परिस्थितियों में जिस तरह से खाद और बीज के भाव बढ़े थे, उनको विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर लगभग बिना किसी भी कीमत में वृद्धि किए किसान पर 1 भी रुपए का बोझ डाले हुए खाद की आपूर्ति सुलभ करने में देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त की है। उपज की खरीद बढ़ी है। एमएसपी बढ़ने और खरीद बढ़ने के कारण से किसान को कई गुना लाभ जो है वो मिला है। माननीय मोदी जी ने रोबस्ट मैकेनिज्म जो फसल बीमा का बनाया, किसानों को विपरीत परिस्थितियों में उसके कारण से जो है संबल मिला है। देश के मिलेट्स को, श्री अन्न को देश में और दुनिया भर में प्रचलित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए है, उसका प्रभाव भी देश के छोटे किसान और मिलेट उत्पादन किसानों के जीवन में दिखाई देने लगा है। और इसके साथ साथ में इसके चलते हुए हम पानी बचाने में भी बहुत दूरी तक सफल हो पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ, उसके बाद जिस तरह से समन्वित प्रयास, क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों को जोड़ करके मंत्रालय बना था, जहां एक तरफ देश के 76% घरों तक पीने का पानी पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ भारत जिसकी निर्भरता सबसे ज़्यादा भूगर्भ के जल पर है और उस अति दोहन के कारण से हमारे भूगर्भ के जल स्रोत जो हैं वो सिमटते जा रहे थे, सूखते जा रहे थे। पहले 4 से लेकर 5 साल के बीच में एक बार रिपोर्ट आती थी। हमने उस रिपोर्ट को एनुअल किया, देश में रिपोर्टिंग सिस्टम को ह्यूमन इंटरवेंशन लेस यानी तकनीकी पर आधारित किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक्टिविटीज़ को लेकर के प्रयास हुए और इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया गया, उसके परिणाम स्वरूप मैं गर्व से कह सकता हूँ कि देश में भूगर्भ के गिरते हुए स्तर को थामने में हम कामयाब हुए। न केवल थामने में कामयाब हुए, अपितु भूगर्भ का जल स्तर जिन ब्लॉक्स में कम हो गया था, वो 10% ब्लॉक्स का कैटेगरी एलिवेशन होकर के वो सेफ या अपने से ऊपर के स्तर के ब्लॉक में पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था लाल किले के प्राचीर से कि यही समय है और सही समय है, और उन्होंने इसके परिप्रेक्ष्य में कहा था कि देश जहां 62% लोगों के घर के पास घर में शौचालय नहीं थे, आज देश के लगभग 80% से ज़्यादा गांव ओडीएफ नहीं, ओडीएफ के प्लस कैटेगरी, जहां लिक्विड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, उस कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब जब देश आज़ादी के 100 वर्ष की तरफ अमृत काल में प्रवेश कर बढ़ा है,
उस समय में होने वाले इन चुनाव में आने वाली सरकार के 100 दिन की कार्य योजना भी देश की सरकार ने बना ली है। मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल में हमने निश्चित ही देश को एक ठोस आधार ऐसा देते हुए कि देश विकसित बन सकता है, और पिछले वर्षों की लगभग 7 दशक की न्यूनताओं को पाट करके एक ऐसा धरातल बनाने में कामयाबी प्राप्त की है जहां से देश विकसित होने की दिशा में यात्रा प्रारंभ कर सकता है। मोदी की गारंटी संकल्प पत्र 2024 में एक तरफ जहां गरीबों को अन्न योजना का जो गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको 5 साल तक आगे बढ़ाया गया है। गरीब को पक्के घर देने की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ घर और बनाने का वादा किया गया है जो बजट में ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। घर में जल हो, घर में शौचालय हो, घर में बिना खर्च के बिजली, बिना किसी शुल्क के बिजली पीएम सूर्य योजना के माध्यम से पहुंचे, इसकी भी घोषणा हमने अपने संकल्प पत्र में की है। आयुष्मान जो है भारत और आरोग्य मंदिर के माध्यम से मुफ्त उपचार केंद्रों से बिना किसी शुल्क के उपचार और न्यूनतम शुल्क में सस्ती दवाइयां ऐसे मिलेंगी। शहरों में भी कच्ची बस्ती और झुग्गी झोंपड़ियों के लिए पक्के घर बने, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से गरीब के बाद नारी के जीवन में परिवर्तन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है और पिछले वर्षों में प्रारंभ की गई योजनाएं और धरातल पर उतारी गई योजनाओं के माध्यम से नारी के जीवन को सशक्तिकरण करने का प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा था कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, वो आज सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। आगे आने वाले समय में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की वर्कर्स को हम सर्विस सेक्टर से जोड़ करके इस ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एकता मॉल, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, इन सब के माध्यम से उन्हें और अधिक बड़ा मार्केट मिल सके, अपने प्रोडक्ट को बेचने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, इस दिशा में हम सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने बिल ला करके और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया है। आने वाले समय में विधानसभाओं में और लोकसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। मध्य वर्ग के लोगों के लिए अपने घर का सपना पूरा करने के लिए योजना ला करके उनको पक्का घर मिल सके, शहर में अपना घर मिल सके, इसके लिए सहयोग प्रदान करने के साथ साथ में एम्स, मेडिकल कॉलेज, जन औषधि केंद्र, आयुष, योग जैसे माध्यमों से गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इनको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और IIT, IIMs और एम्स जैसे शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ में वैश्विक स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना का संकल्प भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और के श्रीमुख से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा संकल्प लिया है। पेपर लीक जो राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा था, के लिए जो कानून बनाया गया उसको सख्ती से लागू करना और सरकारी रिक्तियों को पारदर्शी तरीके से भरने की जो विशेष ड्राइव जो शुरू की गई थी, उस ड्राइव को भी हम कंटिन्यू करेंगे। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम देश के युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका विस्तार करते हुए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना करके भारत में हाई वैल्यू सर्विसेज का वैश्विक केंद्र बने और रोजगार, ऐसे क्षेत्र में रोजगार का वैश्विक केंद्र बने, इस दिशा में भी हम आने वाले समय में कार्य करेंगे। मत्स्य पालक परिवारों के लिए, श्रमिकों के लिए और MSME और छोटे व्यापारियों के लिए विभिन्न योजनाओं का जो प्रारंभ की गई है, उनका और अधिक विस्तार करते हुए ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी देश की सरकार नए संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए काम करेगी। विश्वकर्मा परिवारों की मदद के लिए विश्वकर्मा योजना को धरातल पर और तेज गति से उतारने का संकल्प हमने संकल्प पत्र के माध्यम से व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प पत्र को लॉन्च करते हुए बताया कि 2025 को हमने जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया है। ऐसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति में संग्रहालय और पैनोरमा की स्थापना करके हम उनकी भाषाओं, उनकी कलाओं और उनकी परंपराओं, इन तीनों का परिरक्षण करने के लिए
संस्कृति उनकी संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करने की दिशा में काम करेंगे। मुद्रा ऋण को दुगना करके उसे 20 लाख तक बढ़ाया गया है और इसके साथ साथ में पीएम विश्वकर्मा सहित अन्य योजनाओं का विस्तार करते हुए SC/ST समुदाय के लिए रोजगार के अवसरों में भी विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी नए ऐसे ग्लोबल कंपैटिबल सेंटर प्रारंभ किए जाएंगे। भारत को विकसित बनाने के लिए आधारशिला रखने के इस चुनाव में हमने संकल्प लेते हुए कहा है कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनेगा। उसके चलते हुए भारत समृद्ध होगा और भारत औद्योगिक भारत के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। आज हमारा लक्ष्य है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएं, भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने। उसके चलते हुए रोजगार के अवसरों में अभिवृद्धि हो, ईवी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मेकिंग जैसे उभरते हुए बाजारों में भारत लीड करे, इसको लेकर के अनेक योजनाओं का शुरुआत किया गया है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क जो है उसको 15,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने और दूर दराज की बस्तियों को जोड़ने के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना को और अधिक विस्तार देने का संकल्प भी हमने किया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से 2047 तक हम ऊर्जा के दृष्टिकोण से देश को आत्मनिर्भर बना सकें। ये संकल्प माननीय लाल किले के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से उद्घोष किया था, हमने अपने संकल्प पत्र में इसे सम्मिलित किया है। वैश्विक स्तर पर भारत की संस्कृति का सम्मान बढ़े, उसकी पहचान बढ़े, इसको लेकर के तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना विश्व भर में होगी और विश्व भर में विभिन्न मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए आपदाओं में भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने और इसके चलते हुए भारत की पहचान विश्व बंधु के रूप में बने, द फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड के रूप में बने। इसके लिए भी हमारा संकल्प हमने व्यक्त किया है। आतंकवादी समूहों, वामपंथी संगठनों और अन्य बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के खतरों के खिलाफ भारत को सुरक्षित करने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर के काम करेंगे। इस तरह से विरासत का सम्मान करते हुए विकास करके धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को और अधिक परिष्कृत करते हुए हम देश की विरासत का सम्मान करते हुए भारत को विकसित भारत बनाएंगे और भारतीय संस्कृति कोष के माध्यम से प्राचीन भारतीय सभ्यता का संरक्षण करने के लिए भी काम करेंगे। सुशासन की जो गारंटी स्वर्गीय अटल जी के समय में दी गई थी, उसके चलते हुए हम संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो अंग्रेजों के ज़माने की दंड संहिता थी, जिसे रिपील करके और नया कानून भारत की दृष्टिकोण से बनाया गया है, उसको प्रभावी ढंग से लागू करने का संकल्प है और हम आने वाले समय में एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से भारत को विकसित बनाने का संकल्प लेकर के ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है। मैं इतनी बात जिम्मेदारी से अवश्य कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे देश या प्रदेश में कहीं भी बनी हो, हमेशा ही जो कुछ संकल्प पत्र में लिखा था उससे कहीं आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। और मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में इस संकल्प पत्र के परे भी जो आवश्यकताएं हैं, इस आधारशिला रखने के समय में हम सब उन आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए काम करेंगे। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। और कुछ कितना लंबा भाषण दे दिया आप लोग सोच रहे हो बाकी रह गया। प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान में कल जालोर में थी, आज दौसा उस क्षेत्र में है, तो कह रही है कि भाई हमने तो नैतिकता के आधार पर राम को पूछते हैं और आप वोट के लिए पूछते हैं। नहीं, वो नैतिकता के आधार पर पूछते हैं और हम भारत के लोग राम को केवल आस्था का नहीं, राष्ट्रीय चिति का विषय मानते हैं। हम सब के लिए वो आस्था का केंद्र नहीं है, हम सब के लिए विश्वास का मानबिंदु है। और यही फर्क है कि जिसके चलते हुए उन्होंने नैतिकता के आधार पर मानने वाले लोगों ने राम काल्पनिक है ये सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया था। और जब जनता का दबाव सामने आया तब नैतिकता दिखाने के लिए अपने सफारी सूट और सूट पर जो है वो जनेऊ बाहर पहन करके राम के भक्त होने का प्रदर्शन किया।
इसमें ये बात करते बनाने के बाद रोजगार की संख्या को लेकर बोला सकता है, जिसके अंदर 2000 नौकरियां मिली, स्पेसिफिक है।